कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर का रेप और हत्या, जिसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट अब तक 2 बार इस मामले की सुनवाई कर चुकी है। इसी दौरान सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। लेकिन इन 10 से 12 दिनों में सीबीआई ने क्या ढूंढा है, आज वही बताने की कोशिश करेंगे। कोर्ट के अंदर दोनों तरफ से दर्जनों वकील थे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कोर्ट के अंदर वकीलों का हुजूम था, लेकिन उन तक को सीबीआई की उस स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी नहीं थी, ना ही उस रिपोर्ट को देखने और पढ़ने का मौका मिला। वजह यह थी कि जांच चल रही है और इस स्टेटस रिपोर्ट के खुलासे से शायद जांच पर असर पड़ सकता है। तो कौन से सवाल के जवाब हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को सोशल मीडिया और दूसरी मीडिया के जरिए पूरा देश देख रहा था, इस उम्मीद से कि पिछले 10 दिनों में सीबीआई ने इस केस में क्या जांच की, इस केस की सच्चाई क्या है, कोलकाता पुलिस की जांच सीबीआई की जांच से कितनी मिलती जुलती है या कितनी हटके है। लेकिन चूंकि स्टेटस रिपोर्ट बहुत ज्यादा सीक्रेट थी, यानी गोपनीय थी, इसलिए इन सवालों के जवाब सामने नहीं आ पाए। सीबीआई के हाथ क्या अहम जानकारी लगी है, अभी इस वक्त सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन जो खबर मिल पाई है उसके मुताबिक सीबीआई के सूत्रों से जो जानकारी हाथ लगी है वो चौंकाती है। वो स्टेटस रिपोर्ट से हटकर आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पिछले 10 दिनों की जांच के बाद सीबीआई इस केस को लेकर कहां तक पहुंची है। तो सीबीआई सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरजीकर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं हुआ था, बल्कि ये एक रेप था। और ये रेप के बाद जूनियर डॉक्टर का कत्ल करने वाला एक अकेला संजय रॉय था। वही संजय रॉय, जिसे 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और वही संजय रॉय को फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में रखा गया है। दरअसल क्राइम सीन पर पुलिस को और सीबीआई को एक अहम चीज मिली। सूत्र कहते हैं कि पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई दोनों की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मौकाए वारदात, यानी वो सेमिनार हॉल थी जहां पर हत्या की गई, और वो एक जैसी ही है। दरअसल सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक ही संदिग्ध दिखता है, वो है संजय रॉय। इसके अलावा रात 3 से लेकर सुबह 5:30 बजे तक सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ कोई संदिग्ध मिला ही नहीं। जो कुछ लोग कैमरे में वहां से गुजरते हुए दिखाई भी दिए, उनमें से ज्यादातर लोग 3 से 5 मिनट में अपने वार्ड या अपने काम में जुटे हुए नजर आए, जिसका सबूत उन जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने दिया। यानी एक अकेला संजय रॉय था जो 40 मिनट से ज्यादा सेमिनार हॉल में था। सेमिनार हॉल से बरामद ब्लूटूथ नेक बैंड और उसका कनेक्शन संजय रॉय के मोबाइल से होना भी इस केस में एक अहम सबूत बन गया। संजय रॉय ने दरअसल पूरी वारदात की कहानी भी बताई है। ऐसी खबर है कि संजय रॉय ने 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस के सामने अपना जुर्म यानी गुनाह कबूल कर लिया था। इसके बाद 14 अगस्त को जब वो सीबीआई हिरासत में गया, तब भी उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला, बल्कि घटना वाली रात और सुबह की पूरी कहानी बताई। लेकिन आरोपी के इकबालिया बयान के बावजूद पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई ठोस सबूतों की तलाश में थी, और ये तलाश खत्म हुई फॉरेंसिक रिपोर्ट पर। तो क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कुछ ऐसे राज खोले थे जो बताता है कि संजय रॉय ने ही इस हत्या को अंजाम दिया? सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब कोलकाता ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट का इसलिए इंतजार था क्योंकि इसी से पता चलना था कि केस रेप का है या फिर गैंग रेप का, और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इसका जवाब दे दिया। सीबीआई को जो फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक पीड़ित और आरोपी यानी संजय रॉय के डीएनए प्रोफाइल मैच हो गए। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक जांच में पीड़ित के प्राइवेट अंगों से संजय रॉय के अलावा किसी और का डीएनए प्रोफाइल नहीं मिला। इसका मतलब यह हुआ कि पीड़िता के साथ रेप हुआ, गैंग रेप नहीं। यानी रेप के मामले में कम से कम अकेला संजय रॉय ही शामिल था, और इसी रेप के दौरान संजय रॉय ने ही जूनियर डॉक्टर का कत्ल किया। यानी सीबीआई की रिपोर्ट हूबहू वही है जो कोलकाता पुलिस की शुरुआती 4 दिनों की तफ्तीश में सामने आई थी। कुछ सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। दरअसल अब सवाल यह है कि सीबीआई ने अब तक की अपनी इस जांच का खुलासा क्यों नहीं किया। तो सूत्रों के मुताबिक इस केस में कई ऐसे पहलू अब भी बाकी हैं जिनकी जांच जारी है। दरअसल सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के बाद मौकाए वारदात से क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी। क्या जानबूझकर एफआईआर देरी से दर्ज की गई? क्या केस को रफा दफा करने के लिए प्रिंसिपल ने कोई साजिश रची? और क्या ये सब खुद किया गया और अस्पताल की साख बचाने के लिए किया गया?
दरअसल यही वजह है कि पिछले 5 दिनों से सीबीआई लगातार आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को बुला रही है, पूछताछ कर रही है। 70 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। वारदात के बाद की तमाम लापरवाहियों की कड़ियों को जोड़ने के लिए ये पूछताछ चल रही है और सीबीआई सूत्रों की माने तो अगर ये सबूत मिल गए कि 9 अगस्त की सुबह से रात तक अस्पताल परिसर के अंदर सबूतों से छेड़छाड़ की गई तो फिर इसी इल्जाम में प्रिंसिपल घोष को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 9 अगस्त को जो हुआ उसको लेकर कई सारे सवाल किए। उस सवाल के जवाब में कपिल सिब्बल ने भी कई बार बहस करते कपिल सिब्बल को देखा गया, लेकिन कई बार कपिल सिब्बल उन सवालों के जवाब में फंसते नजर आए। कोर्ट बार बार ये पूछ रहा था कि घटना वाले दिन क्या हुआ। कोर्ट ने यह भी पूछा कि घटना वाले दिन कब डीडी एंट्री हुई, कब केस डायरी दर्ज हुई, कब एफआईआर लिखी गई, पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ, लाश घर वालों को कब सौंपी गई, अंतिम संस्कार कब हुआ, पंचनामा कितने बजे हुआ। दरअसल सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डीडी एंट्री सुबह 10:10 पर दर्ज की गई, जबकि एफआईआर रात 11:30 बजे लिखी गई। ये बात परेशान करती है। इसके साथ ही जस्टिस पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा, जब आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए तो ये मामला अननेचुरल डेथ का था या नहीं? अगर ये अननेचुरल डेथ नहीं थी तो फिर पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने ये भी कहा कि आप ये बताइए कि एफआईआर से पहले आपने पुलिस की डायरी में ये कब मेंशन किया कि ये अननेचुरल डेथ थी? दरअसल जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अननेचुरल डेथ रात 11:30 बजे और एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। क्या ये तथ्य सही हैं? इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पोस्टमार्टम शाम 6 से 7 बजे के बीच हुआ और अननेचुरल डेथ दोपहर 1:45 पर दर्ज की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम दोनों रिपोर्टों को कैसे मिला सकते हैं? अननेचुरल डेथ के रजिस्ट्रेशन से पहले पोस्टमार्टम होता है, ये आश्चर्यजनक है। पोस्टमार्टम के बाद दरअसल क्राइम सीन की घेराबंदी पर भी सवाल उठे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और खास करके पुलिस के रवैये से कोर्ट बहुत नाराज है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपने दस्तावेज में देखिए, पुलिस डायरी में एंट्री सुबह 5:20 की है। अस्पताल से पुलिस को सुबह 10:10 पर सूचना दी गई कि एक महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई है। मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि उसके साथ रेप हुआ और पुलिस की जीडी एंट्री ये बताती है कि मौका वारदात की घेरेबंदी पोस्टमार्टम के बाद की गई। हालांकि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका पर भी सवाल है। जस्टिस पारदीवाला ने तो गुस्से में कहा कि इस केस में राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किया वैसा उन्होंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखा। उन्होंने अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका पर सवाल खड़े किए, कहा कि उनका आचरण संदिग्ध है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो एक महिला हैं। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र इस वक्त कोलकाता जूनियर रिपोर्ट केस की वो स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे थे जो सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने उन्हें कुछ देर पहले दी थी। कई पन्नों की स्टेटस रिपोर्ट तीनों जस्टिस काफी देर तक पढ़ते रहे। चूंकि ये स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय थी, इसलिए इसे तीनों ने खामोशी से पढ़ा। यही वो रिपोर्ट थी जिसमें कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के कत्ल और रेप या गैंगरेप का शुरुआती सच लिखा था। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने अब तक अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट लिखी है। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने से पहले सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाकायदा कोर्ट से अपील की कि स्टेटस रिपोर्ट को वापस लिफाफे में सील करके कोर्ट अपनी कस्टडी में रख ले। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कोलकाता पुलिस और सीबीआई दोनों की ओर से केस की टाइमलाइन सौंपी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि दोनों की टाइमलाइन में सीक्वेंस की टाइमिंग अलग अलग है। कोर्ट ने कहा, ऐसा हो कैसे सकता है? कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के अलावा सीबीआई की जॉइंट डायरेक्टर भी मौजूद थी। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी भी जांच चल रही है। लगातार संदीप घोष को सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है। कुछ और खुलासे होने अभी बाकी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।